पंद्रह दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। अखबारों ने फिर भी कभी एक दो लाइन भी मुझको कहीं नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जब कल हिंसा हो गई वहां पर, तो आज पूरे अखबारों में इसको जगह दी है कि लद्दाख में हिंसा हो गई। आरएसएस और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसने शुरू कर दिया है कि ये हिंसा सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण के कारण हुई। किसी भी खबर में ये नहीं बताया जा रहा है कि जो 4 लोग मरे हैं तो मरे कैसे। वो 4 लोग जो मरे हैं पुलिस की गोली से मरे। वहाँ पर अंधाधुंध आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिसके अंदर महिलाएं घायल हो गई। जो गलती उन्होंने मणिपुर में की थी कि अब मेथी और कुकीज को हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन बना के लड़ा दें, ठीक इस तरीके से ये लेह और लद्दाख में इसको मुस्लिम वर्सेस बौद्ध बनाकर एक टकराव की स्थिति बनाकर इसका लॉन्ग टर्म फायदा या नफरत का बीज बोने का कोशिश है। लेकिन आप देखिए केंद्र सरकार की चालाकी, उन्होंने छठी अनुसूची को इन्वोक नहीं किया, उन्होंने अनुच्छेद 240 लगाया। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति ये तय करता है कि वहां का प्रशासन कैसे चलेगा। भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने ही नहीं जाता। वहां के जो युवक हैं, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आप उनको प्रदर्शन करने देते। आपने आंसू गैस से गोले क्यों छोड़े उनके ऊपर? आपने गोलियां क्यों बरसाई उनके ऊपर? और आप क्या समझते हैं कि आप बिल्कुल हाई हैंडेडनेस, आपका ये जो अप्रोच है कि आप हर चीज को दबा देंगे, रौंद डालेंगे, ये कब तक चलेगा? और प्रॉमिस भी किया था कि उनको राज्य का दर्जा मिलेगा 2020 में, लेकिन जब वो प्रॉमिस नहीं पूरा किया गया तब जाकर के ये आंदोलन आगे बढ़ा और आज ये स्थिति पहुंच गई कि हिंसक आंदोलन हो गया। सबसे बड़ी मोडस ऑपरेंडी यही है इनकी कि इनका कोई प्रतिनिधि बात ही नहीं करता। छात्रों से बात नहीं करेंगे, आंदोलनकारियों से बात नहीं करेंगे, उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा, फिर वो नारेबाजी करेंगे, फिर आप उन पर पुलिस कार्रवाई करेंगे और लोग हताहत होते हैं। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और मेरे दोस्त और देश के जाने माने पत्रकार विश्वदीपक। स्वागत है आप दोनों का। पंकज जी, पिछले 6 सालों से लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, जब से लद्दाख को यूटी बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके। पिछले 6 सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अखबारों में कभी कोई खबर देखने को नहीं मिलती। बीते 15 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। अखबारों ने फिर भी कभी एक दो लाइन भी मुझको कहीं नहीं दिखाई पड़ी अखबारों में। लेकिन जब कल हिंसा हो गई वहां पर, तो आज पूरे अखबारों में इसको जगह दी है कि लद्दाख में हिंसा हो गई। कोई ये बात नहीं बता रहा है, फ्रंट पेज पर हिंसा है, फ्रंट पेज पर लोग ये बात नहीं बता रहे हैं कि वो पिछले 15 दिनों से, पिछले 6 सालों से लगातार राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लगातार इसकी मांग कर rहे थे कि उन्हें छठी अनुसूची में डाला जाए ताकि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकें, ताकि वो अपने संसाधनों को प्रिजर्व कर सकें और लद्दाख के कॉर्पोरेटाइजेशन को रोक सकें। इस पर कोई खबर नहीं होती है, सिर्फ इतना है कि हिंसा हुई और 4 लोग मारे गए। इसमें खबर इससे भी आगे जी। आरएसएस और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसने शुरू कर दिया है कि ये हिंसा सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण के कारण हुई। हाँ, ठीक है, ये बोला उन्होंने। बिल्कुल। मैं पीछे से शुरू करता हूँ। हुआ ये कि 12वां दिन शायद था, 12वां या 13वां दिन था अनशन का, और अनशन में वो लोग ईमानदारी से केवल नमक और पानी पे थे। वहां 2 अनशनकारी थे जिसमें एक 72 साल के व्यक्ति थे और एक 67 साल के थे। इन दोनों का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टिबेटियन नाम थोड़े से जटिल होते हैं याद करने के लिए। उन दोनों की हालत खराब हो गई। अच्छा। वो जब लगभग उनको लगा कि उनकी मौत हो जाएगी, उस दौर जब ये हालत होने लगी तो वहां के जो उत्तेजित युवाओं थे उन्होंने एक जुलूस निकाला। और वो जुलूस जब निकाला गया तो बीजेपी का ऑफिस देख के कुछ लोग भड़क गए और वहां पर आगजनी से शुरुआत हुई। अभी मजेदार चीज ये, किसी भी खबर में ये नहीं बताया जा रहा है कि जो 4 लोग मरे हैं तो मरे कैसे हैं। आपने देखा है क्या? नहीं, कहीं नहीं मारे। वो 4 लोग जो मरे हैं पुलिस की गोली से मरे, इसीलिए नहीं बताया जा रहा। जो 40 लोग घायल हैं वो पुलिस की गोली से हैं। वहां पर अंधाधुंध आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिसके अंदर महिलाएं घायल हुई हैं। लेकिन किसी भी तरीके के आंदोलन का हिंसक होना से हम सहमत नहीं है। और इस समय सोनम वांगचुक को मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा में हिंसा के बाद जो गांधी जी ने कदम उठाया था वही उन्होंने किया कि तत्काल उन्होंने बोल दिया कि मैं अनशन समाप्त कर रहा हूँ और आंदोलन समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन बीजेपी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है उसको ये नहीं दिखेगा।
मैं इसमें आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। लगभग 2 साल पहले मैं लेह लद्दाख में था। वहां पर मैं जो लोकल लैंग्वेज है भोटी जिसको कहते हैं या तिब्बतियन, उसके लिए एक ट्रांसलेशन का वर्कशॉप कर रहा था। एक बुक फेयर था वहां पर। वहां पर शहर के सभी लोग आते थे। मैंने बहुत सारे कम से कम 100, में ये संख्या अधिक भी हो सकती, जो स्कॉलर्स थे, पीएचडी स्टूडेंट्स थे, उन सबसे जब बात किया कि यूटी बनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ, हम्म। तो वो लोग उससे बहुत निराश थे। उनका ये कहना था कि जैसे कि लेह लद्दाख का पहले से स्टाफ था, जैसे उन्होंने बोला एजुकेशन का स्टाफ, स्कूल एजुकेशन। अब हमको किताबें खरीदनी स्कूल के लिए, तो पहले ऐसा होता था कि जो लेह लद्दाख का स्कूल एजुकेशन का स्टाफ है वो डिसाइड कर लेता था, और लेह ऑटोनोमस काउंसिल से उसको डिसाइड करके और वो लोग खरीदी कर देते थे। अब होता है कि जो लेह का जो एजुकेशन का स्टाफ है वो एक प्रपोजल बनाता है। वो प्रपोजल बनाकर वो एलजी ऑफिस में भेजता है। फिर वो एलजी ऑफिस में जो उस विषय के जो कंसल्टेंट रखे गए हैं, वो लोग उसको दिल्ली होम मिनिस्ट्री भेज देते हैं और फिर वो लटका देते हैं। एक ये छोटा सा उदाहरण था उसके अंदर कि हम्म। यूटी बनने के बाद में उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ी हम्म। चीज क्या हो कि यूटी बनने के बाद में वहां पे आरएसएस ने एक बड़े संख्या में काम करना शुरू किया। उसमें सबसे बड़ा उन्होंने काम शुरू किया बौद्ध समागम को लेकर। इवन उन्होंने प्रयागराज का जो अभी कुंभ हुआ था, उसमें बौद्ध समागम करके 3 दिन का एक विशेष प्रोग्राम किया। उसके अंदर बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोग, जैसे सिखिज्म में कुछ आरएसएस से जुड़ गए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ऐसे बुद्धिज्म से जुड़े हुए कुछ लोग थे। उन लोगों को वहां पे इकट्ठा किया और बताया कि कैसे बुद्ध और हिंदू धर्म एक ही है और हमको ये सब करना है। और ये इसके बाद में ना उनका अगला उद्देश्य केवल ये था कि चूंकि लेह की जो आबादी है करगिल के इलाके से लगे हुए होने के कारण वहां पर बड़ी आबादी मुस्लिम है, तो उनके विरुद्ध एक नफरती माहौल को बनाना। अभी भी सरकार जो है लेह और लद्दाख के परिवेश को इसीलिए लिंगर ऑन कर रही, जो गलती उन्होंने मणिपुर में की थी कि अब मेथी और कुकीज को हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन बना के लड़ा दें, ठीक इस तरीके से ये लेह और लद्दाख में इसको मुस्लिम वर्सेस बौद्ध बनाकर एक टकराव की स्थिति बनाकर इसका लॉन्ग टर्म फायदा या नफरत का बीज बोने का कोशिश है। इसीलिए ये समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बात मेरी लंबी, लेकिन आप जरा सोचिए, एक व्यक्ति लेह से चल के पैदल चल के दिल्ली तक आता है, उसको आप वहां पर गांधी की समाधि पे नहीं जाने देते हो। एक व्यक्ति जो आपके लिए स्टार था, हीरो था, आपने पद्मश्री से लेकर सब कुछ दे रहे हैं, विदेश से आने वाले लोगों को सोनम वांगचुक एक इनोवेटिव के रूप में बुला रहे हैं, 3 इडियट सबको आप पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 3 इडियट सिनेमा जो है चाइना में इतनी फेमस है कि आप पेचिंग यूनिवर्सिटी में जाओ तो शायद ही आपको कोई स्टूडेंट मिलेगा जो ऑल इज वेल बोल के आपको नहीं बोलेगा। हम कच्चा जो है ना कि मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा तू। और ये सरकार तो जन आंदोलनों की और जन सरोकार की घोर विरोधी है। घोर विरोधी, यही मैं आपको सबसे बताऊं, अहम बात जो आपने लो बोली, लेह बिल्कुल। लद्दाख का जो इकोलॉजी के साथ में खेल हो गया, आपने भयंकर हम्म। उठा के वहां पे टूरिस्ट भेज दिए। अब देखिए लेह लद्दाख में आपको पेड़ नहीं दिखेगा, वो एक अलग किस्म का रेगिस्तान है। वहां हम्म। कोई पेड़ नहीं दिखेगा, दूर तो हरियाली नहीं है। और डिजाइन। 50 होटल खुल गए। सब होटल क्या हम्म। करते हैं, ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं। वो ग्राउंड वाटर से वहां क्या है कि सबने सोलर लगा रखी है। अब रात का टेम्परेचर है बहुत डाउन, आपका जो सुबह सोलर शुरू होता है ना, तो 20 बाल्टी कम से कम आपको नाली में फेंकना पड़ता है, तब आपका गर्म पानी आना शुरू होता है। वहां ग्राउंड हम्म। वाटर खत्म हो रहा है। ये जो 20 वाटर बाल्टी नाली में जा रहा है, वो छोटी नालियां हैं वहां की पहाड़ी क्षेत्र की, उन नालियों को जरा खड्डों में इकट्ठा हो रहा है। हर टूरिस्ट 50 बोतल पानी की और 100 प्लास्टिक के जो ये दारू पीने के गिलास और वो सब फेंक के जा रहा है। इसमें कोई हम्म। सोच ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं सोच रहा, और जी। आंदोलन को सिर्फ दबाने के बारे में ही सोचा जा रहा। विश्व दीपक, मैं ही सोच रहा था, सिर्फ उनकी दो प्रमुख मांगे थी। एक एक था राज्य का दर्जा दे दिया जाए, और दूसरा था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। राज्य का दर्जा का मतलब ये था कि वो चाहते थे कि उनकी विधानसभा बन जाए, ताकि कानून बनाने का काम जो है और जो जो रोजमर्रा का प्रशासन है वो उनकी सरकार देख सके, उनके प्रतिनिधित्व में हो सके। और छठी अनुसूची का मतलब ये था कि उनकी भूमि और अन्य संसाधनों को सुरक्षा मिले, भाषा को सुरक्षा मिले, संसाधनों को सुरक्षा मिले। लेकिन आप देखिए केंद्र सरकार की चालाकी, उन्होंने छठी अनुसूची को इन्वोक नहीं किया। उन्होंने उन्होंने अनुच्छेद 240 लगाया। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति ये तय करता है कि वहां का प्रशासन कैसे चलेगा।
राष्ट्रपति ये तय करता है कि वहां किन कानूनों को डाइल्यूट किया जाएगा, किन को आगे बढ़ाया जाएगा, और अनुच्छेद 240 का जो प्रावधान है विश्व दीपक, वो संसद के बनाए कानून के जैसा ही होता है, लगभग उसी का बल रखता है। अब इसके बाद जब वो 15 दिन तक वो आदमी अनशन करता है, जैसे पंकज जी ने बताया कि वो तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, सिर्फ जो है पानी और नमक पर थे, भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने ही नहीं जाता। तो ऐसे में बहुत लाजमी है कि जो वहां का युवा वर्ग है उसका, मतलब वो भाई हर कोई गांधीवादी नहीं हो सकता है ना, तो वो जो युवा वर्ग है ये 6 उसका धीरे अक्टूबर की डेट तय की है, बातचीत की डेट 6 अक्टूबर करने की क्या जरूरत थी भाई? 6 अक्टूबर तय की है, बताइए जी विश्व। देखिए, मैं अभी एक दिन सिंगापुर के जो फाउंडर हैं ली क्वान यू, उनका मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था। तो उनसे पूछा गया कि भारत में और चीन में क्या फर्क है और भारत इतना पीछे क्यों रह गया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जिसको अभी थोड़ी देर पहले पंकज जी दूसरे प्रकार से बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में जो प्रशासनिक जटिलताएं इतनी ज्यादा हैं कि कोई फैसले हो ही नहीं पाते हैं। आप कल्पना करिए कि लद्दाख कहाँ है, राष्ट्रपति कहाँ बैठता है, एलजी कहाँ बैठता है। अगर उनको किताब भी लेनी है, उन लोगों को उनको अपनी जिंदगी से संबंधित छोटा भी फैसला लेना है, अगर कहीं एक हैंडपंप भी गड़वाना है तो क्या करेगा? पहले एक प्रपोजल बनाएगा, फिर वो भेजेगा, फिर वो एलजी के पास जाएगा, फिर एलजी यहाँ होम मिनिस्ट्री के पास भेजेगा, फिर यहाँ पे तमाम उस पर विचार विमर्श होगा, और ये होते होते कम से कम साल 6 महीने साल भर कम से कम मिनिमम टाइम लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बेसिकली क्या किया है कि अपने राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कश्मीर को लेकर के जो उनकी सोच है, जिसमें से 370 की समाप्ति के बाद 370 की समाप्ति तो उनका एजेंडा ही था, घोषित एजेंडा था, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने फायदे गिनवाए थे कि 370 की जब समाप्ति होगी तो क्या होगा। तो वो उससे जो मोहभंग हुआ है 370 की समाप्ति के बाद से, ये उसका नतीजा है, एक बात। और दूसरी बात, जो जैसा कि पंकज जी बता रहे थे कि वहां पर वहां के जो युवक हैं, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आप उनको प्रदर्शन करने देते, आपने आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े उनके ऊपर, आपने गोलियां क्यों बरसाई उनके ऊपर? और आप क्या समझते हैं कि आप बिल्कुल हाई हैंडेडनेस, आपका ये जो अप्रोच है कि आप हर चीज को दबा देंगे, रौन डालेंगे, ये कब तक चलेगा? बिल्कुल तो ठीक अब बात आप कह रहे उसको देशद्रोही बोले, जेनजी बोले, कुछ भी बोले और आरोप करें, वो बात अलग है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस देश पर लोकतंत्र है, एक समूह एक समूह, एक क्षेत्र के लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर, इसमें कोई बुराई नहीं है। उत्तराखंड कैसे बना भाई? बिल्कुल झारखंड कैसे भाजपा। बना? छत्तीसगढ़ कैसे बना? और इवन ये तो बीजेपी की ही फिलॉसफी के अगेंस्ट है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की ही फिलॉसफी है कि देश के राज्य छोटे होने चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ये बातें, इस तरह की खूब बातें हुआ करती थी। जहां तक मैं समझता हूं, उनके मैनिफेस्टो में भी है ये बात है और संविधान में भी है कि बड़े बड़े राज्यों के बजाय देश के राज्य जो है छोटे होने चाहिए, ताकि विकास इत्यादि में उनको मतलब गति मिले, सपोर्ट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझको याद है पंकज जी, जब बिल्कुल शुरुआत में जब यूटी बनाया गया लद्दाख को, तो लद्दाख के लोगों ने स्वागत किया। मतलब लद्दाख के लोग बिल्कुल अनबायस्ड थे, उनका इससे मतलब नहीं था, कांग्रेस भाजपा से कोई मतलब नहीं था। उनको लग रहा था कि हमारे लिए अलग यूटी बना दी गई है, और धीरे और प्रॉमिस भी किया था कि उनको राज्य का दर्जा मिलेगा 2020 में। लेकिन जब वो प्रॉमिस नहीं पूरा किया गया, तब जाकर के ये आंदोलन आगे बढ़ा और आज ये स्थिति पहुंच गई कि हिंसक आंदोलन हो गया। ये हर आंदोलन को हिंसक स्तर पर पहुंचा देते हैं पंकज जी। अब आप देखिए, मैं एक अगली खबर पे आता हूं, जो अगली खबर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में जो SSS का पेपर है वो लीक हो गया। बच्चे लगातार कोशिश करते रहे कि हम जनप्रतिनिधियों से मिल लें, सरकार में किसी से मिल लें, अपनी बात रखते हैं, लेकिन कोई सबसे बड़ी मोडस ऑपरेंडी यही है इनकी कि इनका कोई प्रतिनिधि बात ही नहीं करता। छात्रों से बात नहीं करेंगे, आंदोलनकारियों से बात नहीं करेंगे, उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा, फिर वो नारेबाजी करेंगे, फिर आप उन पर पुलिस कार्रवाई करेंगे और लोग हताहत होते हैं। पंकज जी, मैं थोड़ा सा इसमें लेह के मामले में जोड़ दूं कि लेह का समस्या ये है कि आने वाले 15 दिन के बाद में लगभग 15 दिन के बाद और उसके बाद लगभग 3 महीने तक लेह और लद्दाख का देश के बाकी हिस्सों से संबंध कट जाएगा। वहां पर भयंकर बारिश होती है, बर्फ गिरती है और माइनस में टेम्परेचर होता है। ऐसी परिस्थिति में होता यह था कि उनको श्रीनगर बहुत दूर लगता था अपने हर निर्णय के लिए। तो उन लोगों को एक भ्रम था कि यदि लेह लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा तो उनके सब निर्णय वहीं होने लगेंगे। ठीक है। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ उत्तराखंड पे। उत्तराखंड जो है हिंदू राष्ट्र का जो मॉडर्न स्टेट बनाने का
वो आरएसएस का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा मजारें तोड़ी गई, जहां पर सबसे ज्यादा समान नागरिक संहिता को विधानसभा से पास किया गया, और कई भी घटनाएं हुए। अभी आप सोचेंगे, पुष्कर सिंह धामी का आज का बयान मैं अखबार में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उत्तराखंड में रिक्रूटमेंट जिहाद चल रहा है, भर्ती जिहाद। हुआ ये कि वहां पर वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर का जो पर्चा लीक हुआ, वो लीक करने वाला जो था कोई खालिद नाम का व्यक्ति है, और उसकी बहन उस एग्जाम में बैठी थी, ऐसा पुलिस का दावा है कि पूरा पर्चा खालिद ने लीक किया। इसलिए अब उन्होंने बोला कि ये जो घटना है, क्योंकि इसमें मुसलमान पकड़ लिया गया, इसलिए ये जो है एक रिक्रूटमेंट जिहाद हो गया। जबकि आपको बताऊं कि आज से 3 महीने पहले नैनीताल में एक 66 साल के वहां का जो बहुत संभ्रांत ठेकेदार था, उस पे एक माइनर लड़की से रेप के मामले में को लेकर आरएसएस के लोगों ने उधम काटा था, शहर में आग लगाई थी, शहर बंद रहा था, कर्फ्यू लग गया था, और बाद में वो लड़की कोर्ट में जाकर पलट गई और उसने बोल दिया मुझको तो जबरिया बयान दिया गया, और वो आदमी बाइज्जत बरी हो गया। तो ये उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है, ये अकेले उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है, बेरोजगारी है उसका कारण मुसलमान है, मौसम जलवायु परिवर्तन उसका कारण मुसलमान है, पुष्कर सिंह धामी को खांसी आ गई उसका कारण मुसलमान है। जबकि आज की आपको एक महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं कि इस साल नए 34 ऐसे स्थानों को उत्तराखंड में आइडेंटिफाई किया है जहां पे भूस्खलन होना तय है। ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, पहले से ही करीबन वहां पे 800 स्थान है। आपको बताऊं कि मसूरी और लैंडोर के अंदर पिछले 3 दिन से भूस्खलन हो रहा है, वहां पे घरों में दरारें आ गई हैं, और साफ साफ सरकारी एजेंसी की एक रिपोर्ट कह रही है कि उत्तराखंड जो है डबल एक्सप्रेसवे बनाने के लायक नहीं है। लेकिन बताइए। ठेकेदारों से मिलने वाला कमीशन और बाहर से आने वाले लोगों को दिखावा करना कि ये जो राष्ट्र, ये जो सरकार है, ये हिंदुओं के लिए कितनी सुविधाएं मुहैया करा रही है, इसके लिए पहाड़ की दुर्गति कर रहे हैं। कल रात में जोशीमठ में फिर से भूस्खलन हुआ है। बताइए। तो ये ये मतलब सरकार, उत्तराखंड की जो मुख्य सरकार, जो सरकार है, वो मुख्य मुद्दे, मुख्य सरकार जिससे उस राज्य का अस्तित्व संकट में, उस पर बात नहीं करती कभी। उस पर बात नहीं करेगी, उसके लिए उसको जिहाद दिख रहा है हर जगह। हर जगह जिहाद दिख रहा है, और ये जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है ना, ये बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व दीपक, आप देखो कि अभी कल की खबर है, विनय कटियार साहब वहां पर, जहां पर ये जो मस्जिद अलॉट की गई है अयोध्या में ही पास में जो जगह, वहां पहुंचे और कहते हैं कि यहाँ मस्जिद नहीं बनने दूंगा। हाँ, धनीपुर कह रहे हैं मस्जिद नहीं बनने दूंगा, कोई भी मस्जिद बनने नहीं दी जाएगी। और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अयोध्या जिला छोड़ दें, सारे मुसलमान ही अयोध्या जिला छोड़ दें। मतलब ये उनकी राजनीति खत्म हो गई, ये हिस्सा है, या फिर ये किसी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जिसकी शुरुआत फिर से की जानी है? नहीं, ये कोई उनकी राजनीति का, ऐसा नहीं कि अपनी राजनीति को रिवाइव कर रहे हैं। ये उनकी उस, मतलब समझिए आप कि उनकी मौलिक सोच यही है, उनका जिसको कहते हैं डीएनए, पॉलिटिकल डीएनए है उनका ये, कि बात यहाँ पे ये नहीं है कि मुसलमानों वहां पे मस्जिद बनाए या ना बनाए। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले में कहा गया कि ये जमीन आपको दी जाती है, यहाँ पे आप मंदिर बनाइए, ठीक है, उस पर कोई विवाद नहीं, ठीक है, कोर्ट ने फैसला किया, उसको हम स्वीकार करना चाहिए सबको, ठीक है। फिर कोर्ट ने कहा कि ये जमीन जो है मुसलमानों को दी जा रही है, यहाँ पे आप मस्जिद बनाइए। क्यों? क्योंकि आपको भी, इस देश के आप भी नागरिक हो और आपको भी पूजा पद्धति करने का आपका अपना अधिकार है, आप जैसे भी चाहें जो भी करें। वो जमीन दी गई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट को जो है उसके आदेश का ये के खिलाफ जाना है, उसको ठेंगा दिखाना है, और दूसरा ये है कि जो इनका पॉलिटिकल डीएनए जिसको कहते हैं, वो यही है कि आप यहाँ से भागिए, आप यहाँ नहीं रह सकते, आप विजातीय हैं, आप विधर्मी हैं, आप म्लेच्छ हैं, आपके साथ मतलब हिंदुओं के साथ कोएग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, हम अस्तित्व, वो अलाउड नहीं है इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग में, डीएनए में। ये उसका नतीजा है, और ये बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और वो रिवाइव करने की बात नहीं है, और रिवाइव करके भी क्या करेंगे, वो तो आप प्रासंगिक हो चुके हैं, पर ये बात उनके डीएनए का हिस्सा है, वो नहीं करेंगे कोई और करेगा।
ठीक बात है। विश्व दीपक ये कह रहे हैं पंकज जी कि ये उनके डीएनए का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का जिक्र कर रहे हैं, शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया में इस समय वीडियोस वायरल हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। उसमें से एक इंटरव्यू श्रीनिवास जैन के साथ उनका, जिसमें वो कहते पाए गए, जब उन्होंने सवाल पूछा तो वो प्रोवोक हो गए, और प्रोवोक होके कहते हैं कि अच्छा ये बात है, मस्जिद गिराई गई तो ये आपके लिए मुद्दा है, लेकिन जब मस्जिद बनाई गई थी किसी ढांचे को गिरा करके तब कोई मुद्दा नहीं था। इतिहास को आप इस तरीके से देख रहे हैं। लब्बो लबाब उनकी बात का ये था। और ये वो आदमी है जो भारत का सीजेआई रहा है, मुख्य न्यायाधीश रहा है, और ये वो आदमी है जिसने अयोध्या वर्डिक्ट लिखा था और उस बेंच में शामिल था। दुर्भाग्य है, अभी मैं जो तत्काल अभी खबर आई जो मैं बताना चाह रहा था कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो विदेशी मदद आ रही है उसकी जांच शुरू की जाए। हद है। तो अभी आज तो ये है कि आप यदि कोई सरकार पर सवाल उठाएं, असहमतियां दर्ज करें, तो आप देशद्रोही और आपके खिलाफ एजेंसीज को लगा दिया जाएगा। तो ये बहुत साधारण प्रक्रिया। और सबसे बड़ी चीज है कि अब हम देख चुके हैं भीमा कोरेगांव के मसले में और दिल्ली राइट्स के मसले में कि आप फंसे रहो, आपको 5-5 साल, आपको 6 साल तारीख ही नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट भले ही अभी कहता रहे कि हम 6 महीने में बेल एप्लीकेशन का डिसीजन करो, लेकिन अभी आज ही मेरी बात हो रही थी कि एक केस ऐसा है जिसके अंदर ट्रायल कोर्ट में 2 साल से बेल का दिल्ली में लटका हुआ है। तो एनीवे ये जो स्थिति है कि हम किसी को भी एक हमको लेबल देना है, और ये अकेले उत्तराखंड का स्थिति नहीं। अब आप देख लीजिए कि असम में क्या हो रहा है। असम में पहले लोगों को वहां पे उजाड़ा गया कि आपने सरकारी जमीन पे कब्जा किया। अब उनके पास पूरे कागजात है, सब कुछ है, बोला अब उनको शुरू कर दिया कि ये अकेले कब्जा नहीं किया था, ये विदेशी भी हैं। हाँ। हजारों लोग, लगभग 30,000 लोग हैं जिन्हें नागरिकता के ऊपर वहां सवाल खड़े कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि पूरे देश को ये एक कंफ्लिक्ट जोन बना देना चाहते हैं, केवल इसलिए कि एक 35-36% मतदान हो और उसमें से 11-12% इनको इनके सर के आतताई उजड और संविधान शून्य लोगों का वोट मिल जाए। चंद्रचूड़ का ये जो बयानबाजी चल रही है, चंद्रचूड़ के जो इंटरव्यू चल रहे हैं, कई जगह चल रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं वो अपनी किताब बेचने को कर रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा मुद्दा है। ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। ये बिहार और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। क्योंकि हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में अयोध्या मंदिर का मसला जो है, अब वो वोट पकड़ने का माध्यम नहीं रह गया। आरएसएस की अभी जो 3 दिवसीय मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बात तय हुई थी कि यार अयोध्या से उनको जितनी उम्मीद थी कि आने वाले 10 साल उसकी फसल काटेंगे, वो 10 महीने फसल नहीं कटी। तो उनके सामने संकट है। और जो बनारस का मसला है, काशी का कॉरिडोर, वो कुछ चला नहीं उनका। यानी लोग जाते हैं वहां पर, होते हैं, लेकिन वहां की जो महंगाई हो रही है, वहां जो लोगों को लूटा जा रहा है, उससे वो ज्यादा परेशान है। तो ये मुद्दों को लेकर अब उनको नया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 3 प्रमुख ताकत क्या है। एक, ध्रुवीकरण करना, लोगों की नफरत फैलाना। दूसरा ये है कि संस्थाओं को कमजोर करना। और तीसरा, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना। तो ध्रुवीकरण उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उनको 18 से 21% वोट दिलवाती है। और क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए वो पैसे और प्रचार माध्यमों को इतनी पकड़ बना के रखते हैं कि वो 18 और 20% जो वोट हैं उसको 160 करोड़ लोगों की आवाज कहलवा देते हैं। विश्व दीपक, आपने ये खबर पढ़ी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाली, जिसमें इन्होंने आधार लिंक्ड फोन नंबर जरूरी कर दिया अगर कोई व्यक्ति किसी का वोट डिलीट करवाना चाहता है। मैं सोच रहा था कि जो है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम तो नहीं आ पाया, अभी सामान्य बम के पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार हो गया। लेकिन इसमें एक सवाल है विश्व दीपक, वो ये कि भारत सरकार जो है, मतलब सिर्फ शौचालय ही बचे हैं इस देश में जो आधार लिंक्ड नहीं, वरना कुछ समय बाद शौचालय भी आधार लिंक्ड हो जाने थे। ऐसे में ये एक ऐसी चीज थी कि वोटर डिलीशन करना, इसको आपने मतलब आधार लिंक्ड ही नहीं किया था, इसको आपने आधार लिंक नंबर से जोड़ा ही नहीं था। ये अजीब बात है। इस पर सवाल उठना चाहिए कि आपने अभी तक क्यों नहीं जोड़ा था भाई? नहीं, कर क्या आधार रहे थे? लिंक क्यों
आधार लिंक क्यों करेंगे? क्योंकि उनका मकसद आधार से लिंक करके ट्रांसपेरेंसी थोड़ी था। उनका तो मकसद ही था कि जो है वोट चोरी कराना, जो अपोजिशन के वोट से उसको काटना, जो उनके नंबर से उसको गिराना, नीचे कराना। और ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेकंड वाली थी आनंद के, जिसमें उन्होंने जिक्र किया, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ईसीआई ने ये फैसला लिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे हिसाब से महादेवपुरम के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये स्टैब्लिश कर दिया कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की तरह कोई एक जगह से काम हो रहा था, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए ये काम हो रहा था, और बाकायदा टारगेटेड तरीके से ऑपोजिशन के वोट्स जो है डिलीट किए जा रहे थे। तो अब आप देखिए क्या हुआ वहां पे बिहार में। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें आधार था ही नहीं, आधार डॉक्यूमेंट लेना ही नहीं था। बाद में घूम फिर करके लास्ट में आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आधार को आप एक्सेप्ट करिए, और आधार को आप डॉक्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट करिए। लौट के बुद्धू घर को आए। और आज जहां तक बात आनंद का है और इस फैसले का है, तो वो वही बात है कि भाई आपकी जो कोई पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल मास्टर्स है, आपके जो राजनीतिक आका है, आप उनके हिसाब से काम करते हैं। जब उन्होंने कहा कि भाई वोट चुराना है, वोट काटना है, तो आपने कहा कि नहीं, इसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। आपने चुपचाप बैकडोर से आपने वोट काट दिए, डिलीट कर दिए। जब वो चोरी पकड़ी गई, तब आपने कहा कि नहीं भाई हम तो बहुत पारदर्शी हैं, और नहीं इसको आप लिंक करिए, तो लिंक कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपको कोई नए तरीके की चोरी जो है पकड़ी जाएगी। हाइड्रोजन बम आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, और हाइड्रोजन के पहले बहुत छोटे छोटे बम आ रहे हैं, उनका भी उनकी आवाज सुनाई देगी आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी चल रही है उसकी। हाँ पंकज जी, इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ थी, तभी तो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत हरकत में आया। दूसरी बात, राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं अभी भी, जो कि अखबारों में नहीं दे रहे हैं, जबकि मतलब खबर लिखते समय अलाइन करना चाहिए इस बात को। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि उस सीआईडी को आपने वो दस्तावेज अभी तक क्यों नहीं सौंपे, जो ओटीपी की ट्रेल थी और जो दस्तावेज उन्होंने मांगे थे वो अभी तक क्यों नहीं सौंपे आप? ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मतलब ये जो सिस्टम बदल दिया और उसकी वजह से आपके अपराध छिप जाएंगे। अपराधों का तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना, वो नहीं दे रहे हैं। मुझको ध्यान है कि बंगलोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया था, और उसमें कहा था कि ऑनलाइन मोबाइल के जरिए किसी का नाम जोड़ने और घटाने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो तो उसको भी साफ साफ डिनाई कर चुके थे। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले चर्चा की थी कि चंद्रपुर जिले में महाराष्ट्र में एक साथ 7,600 मतदाता जोड़ दिए गए, और फिर जब हल्ला हुआ तो 6,800 उसमें से घटा दिए गए जो नाम आए थे। लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि ये किसने अप्लाई किए थे। यदि आप कह रहे हो 6,800 मतदाता एक छोटे से कस्बे में अवैध तरीके से जोड़े जा रहे थे, तो कितना बड़ा अपराध था। वो कौन से जोड़ने वाले, उनका आपने इन्वेस्टिगेशन पे क्यों काम नहीं किया? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो एक रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कराता? मैं यदि इलेक्शन कमीशन का मैं इंचार्ज होता, तो जो राहुल गांधी ने जितने भी खुलासे किए हैं डुप्लीकेट वोटिंग के दूसरे के नाम से, एक एक मुकदमा इलेक्शन कमीशन की ओर से हम कायम कराते कि भाई आप इसकी निष्पक्ष जांच करो। बंगलोर पुलिस को जांच करने की जरूरत क्या है, हम जांच कराएंगे। सब सिफारिश कर देते भाई सीबीआई की जांच करो आप। और उसके अंदर जो है जो मेन जो सस्पेक्टेड में राहुल गांधी को भी रखो, उनके बयान दर्ज करो। आप हलफनामा क्यों मांग रहे हो भाई? हलफनामे की क्या कीमत होती है? आप तो मुकदमा कायम करो ना भाई, आप मुकदमा कायम कर दो। आपने उसमें धमकी दी 7 दिन में करना, वरना हम देख लेंगे, तो देखो आपने क्या किया भाई। राहुल गांधी खा रहे हो, मुकदमा कायम कर देते आप। राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी बदनाम कर रहा है, मुकदमा कायम करो। कहाँ हुआ वो? और खुद हलफनामा क्यों नहीं जमा करते हैं जाकर के कि हम सही हैं और जो भी प्रक्रिया है सब कानून संगत है? जमा कर दे जाके, खुद हलफनामा दे दें। दूसरे से हलफनामा मांगने की नहीं, वो हलफनामा उनके पास तो विकल्प है ना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, उसको मुकदमा कायम कर दो। इलेक्शन कमीशन पे कोई इतना बड़ा बदनाम कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन तो एक संवैधानिक संस्था है जो राष्ट्रपति के अधिसूचना से बनी हुई है। उसके पास में समानांतर अधिकार है सब कुछ। चुनाव के समय उसके अंडर में पूरे देश के एसपी कलेक्टर उसके अंडर में होते हैं। बिल्कुल। एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा पंकज जी। वो ये रिपोर्ट है, रिसेंट ड्राइंग ऑफ गंगा रिवर इज अनप्रेसिडेंटेड इन लास्ट 1300 ईयर्स। ये पबमेड में छपी है रिपोर्ट।
ये रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 1300 सालों में जिस किस्म का अनप्रेसिडेंटेड सूखा पड़ा है पूरी गंगा घाटी में, वो अब तक नहीं पड़ा। रिपोर्ट ये कहती है कि 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था इस गंगा घाटी में, ये उससे भी ज्यादा बड़ा है, उससे 60% ज्यादा बड़ा सूखा है। और सोचिए कि पिछले 20-30 सालों में जो बहाव घटा है गंगा का, वो पिछले 1300 सालों में सर्वाधिक है, और इस बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। मैंने अभी एक लेख पूरा किया है, कुछ अखबारों को भेजा है, अखबार छापते हैं कि नहीं छापते हैं, एक हफ्ते पहले। उस अखबार में मैंने केवल बताया था कि बूढ़ी गंडक, कमला बलान और गंगा की जो लगभग 230 सहायक नदियां, छोटी नदियां हैं बिहार में, उनके साथ इस पूरे मौसम में हुआ कि जब बरसात आई तो उसने तबाही मचाई और 3 दिन में नदी ड्राई हो गई, 3 दिन में केवल। बता। और उसका कारण केवल यह हुआ कि बहुत तेजी से, चूंकि ये सभी नदियां उथली हो गई हैं, इसमें जबरदस्त गाद है, और जहाँ पे गाद नहीं है तो वहां से रेत निकालने के कारण उसका खंडन हुआ नदी का, तो उसके कारण हो रहा है कि पानी उसमें टिक ही नहीं रहा है। पानी जब नहीं टिकता है तो चूंकि ये जितनी नदियां हैं, ये सब बिहार से आगे निकल के सीधे गंगा सागर में मिलती है, और गंगा सागर से सीधे समुद्र में मिल जाती। तो जो बीच का जो इलाका है पूरा जिसके अंदर होना चाहिए, और ऐसा नहीं है, ये मैं इस रिपोर्ट को अभी डिटेल पढ़ूंगा, ये तो अभी पीटीआई के न्यूज पढ़ रहा हूँ, और मुझे उसके पत्रकार में भरोसा नहीं कि उसने उस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ा भी है। पबमेड में छपी है, मैंने देखा है। हाँ, लेकिन पबमेड में मैं उसको देखूंगा क्या रिपोर्ट है एग्जैक्ट। जी जी जी। मैंने तो केवल अखबारों में, पीटीआई की न्यूज है, सभी अखबारों में फर्स्ट पेज पे छाप दी है इसको। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल ही मैंने नेशनल हेराल्ड के लिए एक स्टोरी की थी, जब बनारस से लेके बरसात जैसे ही खत्म हुई थी, उसके बाद बनारस, इलाहाबाद से लेके बनारस और बनारस से लेके आगे सब जगह गंगा सूख गई थी, उसमें टीले दिखने लगे थे। और गंगा में जो वो चल रहा था ना उस समय, ये तो मोदी जी ने तमाशा किया था, क्या चलता था, क्रूज, वो क्रूज भी फंस गया था। क्रूज, हाँ कोई क्रूज, हाँ, क्रूज फंस गया था। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र चलने वाला क्रूज भी फंस गया था, जो असम तक जाने वाला था, गुवाहाटी में, तेजपुर में, वो बीच में ही फंस गया था। तो वो मैंने रिपोर्ट की, ये कोई बहुत ये 1300 साल का तो देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि आई एम अफ्रेड कि ये आंकड़े कुछ सही तरीके से दिए गए हैं या मिस इंटरप्रिटेशन किया गया। देखिए आजकल क्या है, जितने इस टाइप के रिसर्च और संशोधन की रिपोर्ट होती है ना, इनके पीछे कोई व्यावसायिक हित होते हैं। जैसे कि दिल्ली में आपकी सांस पर संकट है, इसका मतलब है कि वो एयर प्यूरिफायर बेचना चाहते हैं। बगैर हेलमेट के लोगों की बड़ी मौत हो रही थी, इसका मतलब है हेलमेट के कारखाने थोड़े बंद पड़े, तो आगे बैठने वाला, पीछे बैठने वाला और घर में बैठने वाला, तीनों को हेलमेट लगाने जरूरी, जबकि सड़क टूटी हुई है। इसी हिसाब से गंगा का कोई धंधा होगा ये जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ना, ये आरएसएस और बीजेपी का पैसे खाने का इतना बड़ा जरिया बन चुका है, जिसमें पिछले 11 साल में कुछ हुआ ही नहीं 4800 करोड़ रुपए में। इन्हें आज आप देख लीजिए ना कि इलाहाबाद और बनारस के आसपास के वो उन नालों को टेप नहीं कर पा रहे, जिसका जो गंदा पानी सीधे यमुना में, गंगा में जा रहा है। तो ये एक फर्जी रिपोर्ट भी हो सकती है। इसके पीछे या तो रिपोर्ट लिखने वाले ने उस आंकड़ों को ठीक से नहीं पढ़ा होगा। मैं इस पे एक पानी को प्रेम करने वाले इंसान के रूप में मैं अभी इस पर शक कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि ये इसका जो असल कारण है, सहायक नदियों में तो जब पानी नहीं टिक रहा, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप छोटी नदियों की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब आप देखिएगा छोटी नदियों की स्थिति ये है कि जिस जाखन नदी ने अभी देहरादून में बादल फटने में तबाही मचाई, वो जाखन नदी पिछले साल इसी अक्टूबर नवंबर में वहां पर था, वो पत्थर की नदी थी। 1 किलोमीटर लंबा पाट था, उसमें एक बूंद पानी था, सफेद पत्थर थे। और वही जाखन नदी में जब तबाही आई तो उसने पूरा देहरादून तक तबाही कर दी। क्योंकि जितनी लगभग 10 छोटी नदियां जिनका नाम लोग नहीं जानते हैं, वो नदियों को लोग नाला बनाया, नाले से सूखा बना दिया। वही नदियों में जब सहस्त्र धारा का पानी आया, वहां पर सहस्त्र धाराओं से पानी आता था, और सहस्त्र धाराओं से पानी निकल के 10 नदियों से नीचे जाता था। हमने उन सब नदियों को बंद कर दिया। तो इसीलिए देहरादून में जो तबाही आई उसका कारण क्या है? छोटी नदियां। तो ये जो गंगा का संकट है, गंगा का संकट भी गंगा की जो सखी सहेलियां हैं, उनको जो हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे, वो समस्या है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब साइंस क्रॉनिकल, पबमेड, 2-4 जो क्रेडिबल जगह है वहां छपा हुआ है, तो मुझे लगा कि इसकी चर्चा करना जरूरी है। बाकी आप फैक्ट चेक कीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोगों को बताइएगा। अब इस बिल्कुल। कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।